हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी पाठशाला। ज़ीरो से जीनियस क्विज़ का आज हमारा ये पार्ट 9 है, जिसमें हम डेली 10 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते हैं। एंड प्रैक्टिस क्यों करते हैं? बिकॉज प्रैक्टिस मेक्स अ पर्सन परफेक्ट। ऑलराइट, चलिए स्टार्ट करते हैं कल के प्रश्नों से। कल आपसे प्रश्न पूछे गए थे। इनमें से पहला प्रश्न था, कौन सरकार की व्यवस्था का नेतृत्व करता है? वह मंत्रिपरिषद का, संसद का, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है। वह सरकार के संचालन में एक महत्वपूर्ण और अहम भूमिका का निर्वहन करता है। तो देखिए, ये होता है प्रधानमंत्री, जो कि सरकार की व्यवस्था का नेतृत्व करता होता है। पूरी मंत्रिपरिषद का प्रधान होता है, संसद का प्रधान होता है, सत्तारूढ़ दल का नेता होता है और सरकार का संचालन प्रधानमंत्री के नेतृत्व में ही होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन जो पूछा गया था आपसे, कौन सा द्वीप विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है? तो ये है ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। और एक चीज़ और याद रखिएगा, ग्रीनलैंड जो है ये डेनमार्क की टेरिटरी है। डेनमार्क के अंदर इसका शासन संचालन आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया था, क्षुद्र ग्रह कहाँ पाए जाते हैं? तो क्षुद्र ग्रह कहते कि नहीं है, तो क्षुद्र ग्रह ग्रह की तरह ही होते हैं, लेकिन ग्रह होने की कुछ कैटेगरीज को वो पूरा नहीं कर पाते, इसीलिए उन्हें क्षुद्र ग्रह की श्रेणी में रखा जाता है और ये ग्रहों के चक्कर आमतौर पर लगाते हैं। लेकिन क्षुद्र ग्रह की एक बड़ी श्रृंखला, जो एक साथ काफ़ी सारे क्षुद्र ग्रह जो देखने को मिलते हैं, वो मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलते हैं। और ये जो क्षुद्र ग्रह मंगल और बृहस्पति के बीच देखने को मिलते हैं, इन्हें ही इन प्लैनेट्स की एक सीमा रेखा बना दी गई है। और बुध से लेकर मंगल तक के ग्रहों को इनर प्लैनेट कहा जाता है और फिर बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, इन चारों ग्रहों को आउटर प्लैनेट कहा जाता है। तो इस तरह से ये इनर प्लैनेट और आउटर प्लैनेट की एक सीमा रेखा के तौर पर भी इन क्षुद्र ग्रहों को देखा जाता है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था, कौन सा अनुच्छेद राष्ट्रपति के क्षमा दान करने की शक्ति से संबंधित है? तो यह है अनुच्छेद 72, जिसके तहत राष्ट्रपति किसी भी व्यक्ति की सज़ा को कम कर सकते हैं, सज़ा को माफ़ कर सकते हैं, सज़ा का प्रारूप बदल सकते हैं। तो ये शक्ति दी गई है अनुच्छेद 72 के अंतर्गत। और लास्ट क्वेश्चन जो आपसे पूछा गया था, खाद्य और कृषि संगठन की स्थापना कब हुई थी? तो खाद्य और कृषि संगठन यानी फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, इसकी स्थापना हुई थी 1945 में, 1945 में। चलिए आते हैं आज के प्रश्नों पर। पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से संविधान संशोधनों ने राष्ट्रपति के लिए मंत्रिपरिषद की सलाह को मानना अनिवार्य बना दिया? तो ये संविधान संशोधन है 42वां और 44वां संविधान संशोधन अधिनियम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। इन संशोधनों के जरिए राष्ट्रपति के लिए यह अनिवार्य बना दिया है कि मंत्रिपरिषद जो भी सलाह देंगे, राष्ट्रपति को उन्हें मानना होगा, उनके लिए बाध्य होगा वो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आज का, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? यहाँ पर 3 कथन दिए गए हैं, बताना है कि कौन सा सही है। पहला कथन कहता है, 1 जनवरी 1995 से गैट यानी कि जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ को विश्व व्यापार संगठन के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। स्टार्टिंग में गैट की स्थापना हुई थी, लेकिन 1995 में गैट को समाप्त करके उसकी जगह विश्व व्यापार संगठन यानी कि WTO की स्थापना की गई। तो अगर आपसे पूछा जाए WTO की स्थापना कब हुई? 1 जनवरी 1995 में गैट को प्रतिस्थापित करके इसकी स्थापना की गई थी। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगर हम पहली स्टेटमेंट से ही अगर आंसर निकालना चाहें तो आंसर तो नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन आंसर के काफ़ी करीब पहुंच जाएंगे, क्योंकि देखिए ऑप्शन नंबर बी और सी, इन दोनों में एक नहीं है, तो ये दोनों गलत हो जाते हैं। अब हमारे पास सिर्फ 2 ऑप्शन बचे हैं, या तो ए ठीक होगा या डी ठीक होगा। तो दूसरा स्टेटमेंट पढ़ते हैं। तीसरा तो देखिए ए और डी दोनों में 3 है, 3 कॉमन है, यानी कि तीसरा स्टेटमेंट तो ठीक ही है। दूसरे स्टेटमेंट को हमें देखना है ये सही है या गलत है। दूसरा स्टेटमेंट कहता है विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय स्विट्जरलैंड में स्थित है। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है। जेनेवा स्विट्जरलैंड में विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय है। तो इस तरह इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 1, 2 और 3 तीनों सही है। तीसरी स्टेटमेंट है, विश्व व्यापार संगठन राष्ट्रों के मध्य व्यापार के वैश्विक नियमों के संबंध में कार्य करने वाला एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय संगठन है। व्यापार के जो भी वैश्विक नियम बनाए जाते हैं और उन नियमों का पालन देश कर रहे हैं, जो भी सदस्य हैं WTO के, वो पालन कर रहे हैं, यानी इस सब को देखने का काम विश्व व्यापार संगठन का है। तो इस तरह से तीनों ही स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन से पत्तन भारत के पूर्वी तट पर अवस्थित हैं? अभी देखिए, इसका भी अगर आंसर नहीं पता तो कुछ कॉमन चीज़ें आप कई बार कुछ जगहों के नाम हमेशा सुनते रहते होंगे। इनमें से थर्ड ऑप्शन पर अगर नज़र डालें, कांडला, हमसे पूछा गया पूर्वी तट पर कौन से हैं। कांडला कहाँ है? कांडला, अगर आपने हिस्ट्री में भी इसका नाम सुना होगा और अभी भी
क्योंकि हमारे प्रधानमंत्री जी बिलोंग करते हैं गुजरात से, तो कांडला नाम कई बार सुनने को मिलता है। कांडला कहाँ है? गुजरात में। पूछा गया पूर्वी तट पर कौन सा अवस्थित है, तो गुजरात पश्चिमी तट पर है, तो कांडला पश्चिमी तट पर होगा। अब देखिए तीसरा स्टेटमेंट कोई अगर हम रॉन्ग कर देते हैं तो ऑप्शन में देखिए जो बी ऑप्शन है, सी है और डी है, तीनों में ही थर्ड दिया हुआ है और थर्ड सही नहीं है, तो इसका मतलब ये तीनों ही कट जाएंगे और ऑप्शन हमारा ए सही हो जाएगा। तो आंसर एक ही स्टेटमेंट, एक ही पॉइंट गलत करने पर हमारा आंसर निकला है। आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, 1, 2, 4, 5। बाकी सारे पूर्वी तट पर ही अवस्थित हैं। कांडला पश्चिमी तट पर है, इसके अलावा काकीनाडा, पारादीप, नागपट्टिनम और मछलीपट्टनम ये सभी पूर्वी तट पर हैं, तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न है, रबी फसल ऋतु के दौरान भारत के उत्तरी राज्य में उगाई जाने वाली फसल निम्नलिखित में से कौन सी है? तो पहले इसका आंसर देख लेते हैं। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, केवल 3। केवल चना जो है वो रबी फसल ऋतु की एक फसल है, बाकी जो सभी दी हुई हैं कपास, बाजरा और गन्ना ये खरीफ फसलें हैं। आई होप आप सभी को पता ही होगा कि भारत में 2 तरह की फसल ऋतुएं हैं, खरीफ और रबी। इसके अलावा एक जायद भी देखने को मिलती है। अगर खरीफ की बात करें तो खरीफ को जुलाई से अक्टूबर के बीच में ये फसल को उगाया जाता है, जिसमें कि जो दक्षिण पश्चिमी मानसून का समय होता है उस समय पर। इसमें कौन कौन सी फसलें आती हैं? तो चावल, ज्वार, बाजरा, मक्का, कपास, तिल, गन्ना, सोयाबीन, मूंगफली, ये सभी फसलें खरीफ की फसलें हैं। और रबी की बात करें तो रबी फसल को अक्टूबर से मार्च के दौरान इसको उगाया जाता है, जो कि उत्तर पूर्वी मानसून के समय इसका समय होता है। इसमें फसलें आती हैं गेहूं, जौ, चना, मटर और सरसों। तो इस तरह से चना जो है ये रबी की फसल है, बाकी सभी खरीफ की फसलें हैं। एक और फसल ऋतु की मैंने बात की थी, जायद। जायद को मार्च और जून के बीच ये होता है, बीच का काल, मतलब खरीफ और रबी के बीच का काल जो होता है, मार्च और जून के समय इसको इन फसलों को उगाया जाता है और इसमें मोस्टली हॉर्टिकल्चर पर ध्यान दिया जाता है और ज़्यादातर तरबूज और खरबूजा जैसी जो फसलें होती हैं इस समय पर ही जायद फसल ऋतु में ही इन्हें उगाया जाता है। अगला प्रश्न है, तुर्की उत्तर दक्षिण से किस सागर से घिरा हुआ है? तो तुर्की उत्तर दक्षिण से किस सागर से घिरा हुआ है ये बताने के लिए मैप को देखना ज़रूरी है। मैं हर एक क्विज़ में एक इस तरह का क्वेश्चन ज़रूर रखती हूँ जो मैप आपको देखने पर मजबूर कर दे कि आप देखो जाकर कि मैप में किस तरह से कहाँ कौन सी लोकेशन है। तो आप मैप में देखेंगे तो तुर्की उत्तर और दक्षिण से काला सागर और भूमध्य सागर से घिरा हुआ है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, केवल 1। तुर्की काला सागर और भूमध्य सागर के बीच में है। अब क्वेश्चन ये आपको बताने हैं, निम्न में से कौन सबसे पुराना वेद है? ऑप्शन है सामवेद, यजुर्वेद, ऋग्वेद या फिर अथर्ववेद। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना किस महापुरुष के नाम पर है? ऑप्शंस हैं राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, महात्मा गांधी या फिर जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से कौन सी ऊर्जा के गैर पारंपरिक स्रोत नहीं हैं? गैर पारंपरिक स्रोत इनमें से कौन सा नहीं? गैर पारंपरिक स्रोत होता है जो कि इसे बोलते हैं नवीकरणीय स्रोत भी इसको बोला जाता है, जिनका यूज़ करने के बाद इनका पुनर्नवीनीकरण कर सकते हैं, हम वापस उनको प्राप्त कर सकते हैं, तो उन्हें कहा जाता है गैर पारंपरिक स्रोत। तो पूछा गया है कौन सा नहीं है, इसका याद रखिएगा, नहीं पूछा गया है, ठीक है। तो ऑप्शन है प्राकृतिक गैस, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा या फिर ज्वारीय ऊर्जा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके लिए, बेलाडीला खाद्यान्न, मयूरभंज खाद्यान्न और चित्रदुर्ग खाद्यान्न निम्नलिखित में से किस खनिज से संबंधित हैं? यानी कि इन खाद्यान्नों में कौन सा खनिज मुख्य रूप से पाया जाता है? ऑप्शन है तांबा, लौह अयस्क, मैग्नीज या फिर निकेल। और लास्ट क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, निम्नलिखित में से किन किन शहरों में रेलवे जोन के एक से अधिक मुख्यालय स्थित हैं? ऑप्शंस हैं नई दिल्ली, कोलकाता, मुंबई या फिर कोलकाता और मुंबई दोनों। सभी क्वेश्चन के आंसर ज़रूर कीजिएगा और इनके सही आंसर आपको कल देखने को मिल जाएंगे। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।